जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और मैं आपका जीएस और इंग्लिश का फैकल्टी मानस में मैं ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट देखता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इंग्लिश डिपार्टमेंट। बाकी डिपार्टमेंट के लिए हमारे एक्सपर्टीज़ फैकल्टीज़ हैं, उनकी वीडियो आपको बराबर मिल रही हैं। हमारे मानस डिफेंस एकेडमी के साथ साथ पैरेलल हमारा मानस स्टडीज़ है, जो कि सेम सिस्टर डिपार्टमेंट है हमारा, साथ में एकेडमिक्स भी चलती हैं, राइट। तो बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हैं, सीरीज में चल रहे हैं, राइट। क्रैश कोर्स हमारी चल रही है डिफेंस एस्पिरेंट्स। जो भी आप चाहते हैं कि क्रैश कोर्स में मिनिमम अमाउंट में कैसे मैक्सिमम आउटकम लेके आने का, तो डेफिनेटली मानस डिफेंस एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट्स की वीडियो बीच बीच में आते रहती हैं। तो फॉलो फॉर मोर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और पता भी लगता है। ठीक है, पढ़ाई आपकी जारी है, चल रही है। 21 अप्रैल, बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो भी बच्चे सोच रहे हैं, तो दे कैन फॉलो मानस डिफेंस एकेडमी फॉर मोर इंफॉर्मेशन, राइट। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू कर रहे हैं हम। टॉपिक 1 मान लीजिए इस चीज को, और ज्योग्राफी, साथ ही साथ टॉपिक 1 ऑफ पॉलिटी, साथ ही साथ टॉपिक 1 ऑफ हिस्ट्री, ऐसे करके हम चलते रहेंगे स्लोली एंड स्टेटली। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है, जो है एटमॉस्फेयर। लेट मी जस्ट रिमूव दिस मार्कर। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है एटमॉस्फेयर। तो बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। और भी टॉपिक है ज्योग्राफी में, ठीक है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियनोग्राफी हो गया, धीरे 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 उस चीज में आएंगे, राइट। सो एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, क्या चीज है, राइट। एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली हमें ये पता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट, विच इज बिलो, नीचे वाले सरफेसेस में हमारे, बिकॉज इट इज बीइंग like taken by the gravity or something, right. And definitely these component जो भी है गैसेस का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये मिक्सचर बन जाता है, और इकोसिस्टम और लिविंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और 97% ये जो कंपोनेंट है, ये मिक्सचर है गैसेस का, आर विद इन द रेंज समवेयर 23-25 किलोमीटर्स के रेंज में है हमारे एटमॉस्फेयर का, राइट। 29 के आसपास वी कैन से दैट वी हैव दिस रेंज, ठीक है। दिस कंपोनेंट ऑफ गैसेस, अगर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है या फिर जो साइंस के स्टूडेंट है, दे नो वेरी वेल, ठीक है। आगे बढ़ के बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने अभी बात की, यस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूमरस गैसेस, within 29 kilometers with the surface of the earth, right, and it's being attracted by the gravity, and 97% of the air is concentrated in the lower 29 kilometers, niche mein hi, right. And these are very important to make the ecosystems, and ecosystems is very important for the biodiversity and living organisms, right. तो इसके बारे में तो सबको नॉलेज है। अगर हम गैस की कंपोनेंट्स की बात करें तो, और परसेंटेज की बात करें तो, हमारे पास और भी है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तक है, इसके बाद नियोन आ जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, जेनॉन, ये सब कंपोनेंट, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम बात करते हैं इनकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसेस के बारे में अगर बात करें तो डेफिनेटली नाइट्रोजन N2 हमारे पास सबसे ज्यादा मात्रा में है। अब जब सबसे ज्यादा मात्रा में है, बट ये एक तरीके से डाइल्यूटेंट फॉर्म में है, ये केमिकली इनएक्टिव है, राइट। दिस इज बेसिकली केमिकली इनएक्टिव। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ज्यादा समझ रहे होंगे, और जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं है, बस इतना समझ जाइए, ये केमिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद भी इट रिक्वायर्ड सम प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली केमिकली इनएक्टिव, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है एमिनो एसिड बनाने के लिए, है ना, एमिनो एसिड्स। इफ
आई एम राइटिंग इट करेक्टली, और डबल एम, नो करेक्ट, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन की मात्रा वगैरह जो जिम करते हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड्स है, राइट। और उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड्स, लेगुमिनियस प्लांट जैसे मटर हो गया, पी, या फिर स्पिनच, पालक, साग, राई, जो भी होता है, दे अब्सॉर्ब दिस नाइट्रोजन एंड मेक अवेलेबल फॉर दी प्लांट्स। जो हम लोग नॉर्मल प्लांट्स है इसको प्रोसेस करके दे मेक अवेलेबल फॉर दी प्लांट्स। डेफिनेटली जिन्होंने 10 तक बायो पढ़ा है दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सम स्पीसीज ऑफ एल्गी भी हेल्प करती है इसको ट्रांसफॉर्म करके अवेलेबल फॉर द प्लांट, ताकि वो इंपॉर्टेंटली इस चीज को चला सके, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका आ जाता है ऑक्सीजन, O2। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कितने परसेंट है आप देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट इज केमिकली एक्टिव, इसीलिए ऑक्सीडेशंस का रिजल्ट्स निकाल के लेके आती है ये। ऑक्सीडेशंस फॉर्मेट चीजें इसमें हो जाती हैं। अगर हम O2 की बात करें, here we go, combines with other element in the process of oxidations, right, and it is chemically active as well. And everyone basically अगर human beings की बात करें तो they want oxygens, right, so living organisms वगैरह के लिए for the energy and all they want this, right. अगर next की बात करें, what we have, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन के बारे में we don't have much of the requirement for this, we will talk directly about the, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्गन का। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर्गन का क्या यूजेस है। अब जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड्स होता तो है एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए दे आर इंपॉर्टेंट, बट दे आर द अब्सॉर्बेंट, they absorb heat, radiant heat, and thus warming of the lower atmosphere and contributes to global warming. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये एक कंपोनेंट है कि दे अब्सॉर्ब हीट्स, वी नो दिस, एंड जब तक एक अच्छा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम बना के हम नहीं देंगे, ऑब्वियसली इट विल कंटिन्यूसली अब्सॉर्बिंग हीट, दैट्स व्हाई दे रिजल्ट्स फॉर द ग्लोबल वार्मिंग और वार्मिंग ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। बट ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कंट्रोल में रखना है, बिकॉज फॉर द प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, कंपोनेंट्स की, तो वाटर वेपर भी एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही रोल प्ले करता है। इट अब्सॉर्ब हीट्स एंड डेफिनेटली इट्स इन अ गैसियस फॉर्म, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अभी पार्टिकुलेट मैटर में आएंगे, जब जो छोटे छोटे पर्टिकुलर मैटर होते हैं और फिर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, तब बात करेंगे इस चीज में, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स वी नो, अब्सॉर्ब हीट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वार्म्स लोअर एटमॉस्फेयर, राइट। चलिए, सो दीज आर दी कंपोनेंट। एक और बात कर लेते हैं, लेट्स गो विद दी पर्टिकुलेट मैटर। यहां से आपको अगर फिगर दिख रहा होगा तो क्या कह रहा है, dust particles. Of course atmosphere has lot of dust particles and they are the reason for the scattering of light. तभी horizons में we see the changes of colors, red, orange जो भी है, ठीक है। And then at the same time the blue color of the sky, right, is basically because of this particulate matter, है ना, particulate dust particles। क्या क्या होते हैं इसमें, ठीक है, बहुत means है, dust particles, sand particles, pollen, smoke and soot। सूत वो होता है जो चिमनी से छोटे छोटे एशेस निकल आते हैं, तो दे आर बेसिकली द सूट्स। तो ये सब जब ऊपर चले जाते हैं, दे आर सस्पेंडेड इन द स्काई, ठीक है, दे आर द पर्टिकुलर मैटर एंड स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, ब्लू स्काई बेसिकली मेजर रीजन। और ऑब्वियसली जब सनराइज होता है या सेट होता है, ऑरेंज एंड रेडनेस, दे आर द रीजन फॉर दैट। सॉल्ट पार्टिकल्स बिकम्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अगर हम बोले वाटर वेपर है ना, एवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन, इतना काफी नहीं होता। जो सॉल्ट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, डस्ट में ही अवेलेबल है वो, तो जो सॉल्ट पार्टिकल अवेलेबल है, दे बिकम द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर एंड दस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, क्लाउड्स
and various form of condensation and precipitations as you can see. और एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आप अगर स्क्रीन में, आई थिंक दिस मच ओनली आई कैन वाइडन इट अप, ठीक है, ये रहा। So water droplets, hygroscopic condensation of nuclei, right? And you can see the droplets, right? चलिए, I think this is it. If you have any confusions or if you find anything which is not clear and you have a doubt about it, do drop your questions in the comment sections and we'll try to clear that part. But this is the very basic one. मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर वो साइंस बैकग्राउंड का है, कॉमर्स बैकग्राउंड का है या आर्ट्स बैकग्राउंड का भी है तो उसने डेफिनेटली ये पढ़ा ही होगा। साइंस वाले को तो समझ में आ ही जाएगा अगर नहीं भी पढ़ा होगा, और आर्ट्स वाला और कॉमर्स वाले ने अपने 10th लेवल तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पढ़े होंगे, बट कभी लॉजिकली नहीं समझे होंगे, इजी फॉर्मेट में नहीं समझा होगा। तो मानस डिफेंस एकेडमी आपको यही करता है कि इट ट्राइज टू ब्रिंग यू और सिंप्लीफाई द थिंग्स फॉर यू। ठीक है, क्या हो गया? व्हाई इट्स नॉट चेंजिंग? ओके, चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अब इतना तो ये बेसिक था, इतने में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चीजें पता चल गई हैं, तो इतना आपका बेसिक था। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो बेसिकली सबको पता है। ठीक है, कैसे हमारे लेयर्स हैं, है ना। लिथोस्फीयर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, बट उससे ऊपर क्या क्या लेयर्स है हमारे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा होगा बट कभी ध्यान नहीं दिया। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के हिसाब से देयर आर द लेयर्स, है ना, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर, एज वी कैन सी हियर, ठीक है, और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो गैप होता है उसको ट्रोपोपॉज, राइट। देन स्ट्रेटोस्फियर, देन स्ट्रेटोपॉज, देन मेसोस्फियर, मेसोपॉज एंड थर्मोस्फियर। उसके बाद तो फिर वो एग्जॉस्ट ऊपर ही चले जाता है। वी डोंट हैव एनीथिंग, स्पेस है, ठीक है, एक तरीके से मान लो दिस इज स्पेस। और अगर हम इसमें एक पर्टिकुलर टर्म की बात करें तो डेफिनेटली नेब्यूला, क्योंकि वहां पे ऑल द डस्ट पार्टिकल्स इन जस्ट रेज ऑफ लाइट और मे बी नॉट, यू नो, देयर इज नथिंग, डेंसिटी इज वेरी लो, द टेम्परेचर इज वेरी हाई बट यू डोंट फील एनीथिंग बिकॉज द डेंसिटी इज वेरी लो, नो एयर, नथिंग, राइट। दैट्स व्हाई इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। जल्दी ही खत्म करेंगे। मेसोस्फीयर हैज ऑल्सो नॉट ऑफ much of the topic to talk about or cover. We will talk about more into troposphere and stratosphere. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात करें तो ये पहला लेयर है, राइट। एंड यू नो ऑल द एटमॉस्फेयर गैसेस, यू नो ऑल द चेंजेस ऑफ द वेदर्स, यू नो ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जैसे थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म, सीजन्स, वेदर्स जो भी है विल टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर ओनली, राइट। और यहां पे ट्रोपोस्फियर का एक फीचर है कि द मोर वी गो अप, विंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर गिरेगा। टेम्परेचर गिरने का नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर, एक एक डिग्री कम होने लग जाता है। विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ हाइट द मोर वी गो अप। हाँ, लेकिन ट्रोपोस्फियर जस्ट बिकॉज कि ये एक अर्थ है तो पोल्स में देयर इज लेस, एंड अगर ऊपर की बात करें हम लेयर की, अगर ऐसा देखें 2 डायमेंशंस में तो पोल्स में 8 किलोमीटर, बट अगर इक्वेटर में वी हैव 16 किलोमीटर। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें इंडिया का, इट लाइज इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। तो ऑब्वियसली अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा वेरी भी नहीं किया तो 14 to 16 किलोमीटर के आसपास में। शैलो लेयर कॉल्ड ट्रोपोपॉज, इसके ऊपर ठीक हमारे में एक ट्रोपोपॉज आ जाता है, एक शैलो लेयर है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहां से अगर हम इस लेयर की बात करें तो एक तरीके से ओजोन के ट्रांजिशंस में आने शुरू हो जाएंगे हम,
ठीक है, और ट्रोपोपोज और ट्रोपोस्फियर का ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर, बीच में ट्रोपोपोज है। जैसे अगर हम फिर से बात करें, लेट अस सी दिस अगेन, सो दिस इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज द शैलो लेयर, और यहां से ओजोन्स की फॉर्मेशन शुरू होने लग जाती है। इफ यू कैन सी, अगर क्लियर है तो आई बिलीव, यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर, और डेफिनेटली ये फिगर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। क्या कहता है? एक्सटेंडेड टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। यहां अगर पोल्स की बात करें तो 8 किलोमीटर्स ट्रोपोस्फियर से एक्सटेंडेड टू द हाइट, ट्रोपोपॉज के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर इक्वेटर में भी बात करें 16 किलोमीटर्स से, देन डेफिनेटली टिल द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स देयर इज स्ट्रेटोस्फियर। नॉन कन्वेक्टिव एंड स्ट्रेटिफाइड, मतलब लेयर्ड है और यहां पे वेदर्स और चीजें चेंज नहीं होती हैं। स्ट्रेटिफाइड है, दैट्स व्हाई इट इज आइडल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट्स और एरोप्लेन्स। तो जिन बच्चों का एयरफोर्स ज्वाइन करने का प्लान है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा दैट एट स्ट्रेटोस्फियर जनरली प्लेन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, राइट। यहां पे अगर मैं बात करूं स्ट्रेटोस्फियर की, तो आइसोथर्मल, बेसिकली द एटमॉस्फेयर इज बेसिकली आइसोथर्मल, या जो भी स्ट्रेटोस्फियर इज आइसोथर्मल, यहां पे वेदर चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। लेयर्स के हिसाब से कांस्टेंट रहते हैं। नॉन कन्वेक्टिव एंड स्ट्रेटिफाइड की तो बात कर ली हमने, विच इज सुइटेबल फॉर फ्लाइट्स एंड जेट्स। साइरस क्लाउड क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड क्या होता है बताएंगे। साइरस क्लाउड का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे ओजोन लेयर आ जाता है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशंस, यूवी रेडिएशन ऑफ द सन से रोकता है। लेकिन ओजोन में वी हैव मॉलिक्यूल्स, राइट, ओजोन मॉलिक्यूल्स जो हीट को अब्सॉर्ब भी करता है, राइट। तो डेफिनेटली अब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल्स, बाय ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इट अब्सॉर्ब्स द हीट एंड वार्म्स द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, विद द एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो क्या है, अगर इफ यू टॉक अबाउट द सेंटेंसेस, देन आई वुड से द वार्मथ ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर with altitude is caused due to the absorption of solar energy by ozone molecule, ठीक है। और उसके बाद अगर अपर लिमिट की बात करें हम यहां से, तो फिर क्या आ जाता है? स्ट्रेटोपॉज। इफ यू सी हियर, देन वी हैव स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं मेसोस्फियर की। आई थिंक दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई फील देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट हियर। नाउ सी, अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें, तो द मोर वी गो अप, wind increases, temperature decreases. स्ट्रेटोस्फियर की बात करें, बिकॉज ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स, वैसे तो सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा हीट इंक्रीज होने की कोशिश करता है वो। अगर मेसोस्फियर की बात करें, नाउ अगेन इट चेंजेस, जितना ऊपर जाएंगे उतना फ्रीजिंग टेम्परेचर में जाएगा, और फ्रीजिंग इतना ज्यादा हो जाएगा कि बिटवीन 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, स्ट्रेटोपॉज के बाद टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट। 0 डिग्री से लेके -90 डिग्री तक का टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसमें, राइट। नाउ यहां पे एक सवाल, इंक्लूडिंग स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपॉज, उसके बाद द किलोमीटर इज लाइक दिस, सेम थिंग, कंफ्यूज मत होना। यहां पे भी अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फियर की, तो डेफिनेटली पोल्स के बाद 50 kilometers. We are not excluding the tropopause or we are not excluding the stratopause in calculations height के, ठीक है। बेसिक है, नॉट वेरी मच डीप। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका, दैट इज थर्मोस्फियर। सवाल कैसे आता है? कौन से लेयर में फाइटर प्लेन्स और जेट्स जाते हैं, और रीजन क्या है? बिकॉज इट इज आइसोथर्मल, बिकॉज इट इज नॉन कन्वेक्टिव एंड स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। एक लेयर्ड है और एक सेम टेम्परेचर है, यहां पे वेदर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और आइसोथर्मल है क्योंकि कांस्टेंट वेदर रहता है यहां पे, इसीलिए थंडरस्टॉर्म, फॉग, ये सब कुछ भी नहीं आता। तो टेक ऑफ के टाइम पे ऑब्वियसली द वेदर एट द ट्रोपोस्फियर एंड ट्रोपोपो हैज टू वेरी गुड, देन इट रीचेस टू स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में तो इट इज
कांस्टेंट या एक ही तरीके का वेदर, इट डजंट चेंज फ्रीक्वेंटली। व्हाट इज दैट लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे आता है, ट्रोपोस्फीयर के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता है। ठीक है, मेसोस्फीयर के बारे में बात कर ली, थर्मोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक नॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूं, बेसिक चीजों के बारे में बात करूं, तो अगर यहां पे हमारा पेन पॉइंट ये है कि हमें ट्रोपोस्फीयर ज्यादा पता होना चाहिए, हमें स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए, और देन उसके बाद हमें थर्मोस्फीयर में ज्यादातर आयनोस्फीयर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आयनोस्फीयर एक ऐसा लेयर है जहां पे हमें रेडियो कम्युनिकेशंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, रेडियो वेव्स की। हालांकि अब तो सैटेलाइट्स वगैरह का चीजें हैं, बट अगर आयनोस्फीयर की बात करें तो वो भी हमें लाइट या फिर लो, मीडियम एंड हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने में अकॉर्डिंग टू द लेयर्स। ठीक है, चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह कर लीजिएगा। मानस डिफेंस एकेडमी से जुड़े रहिए, इससे हमें भी पता लगता है कि हाउ वी आर डूइंग एंड वेयर वी नीड टू इम्प्रूव। राइट, साथ ही साथ आपकी जो प्रिपरेशंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, एंड दैट इज व्हाट इट्स आई बिलीव इज एट द एंड ऑफ द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सवाल हो, आप डिफेंस से रिलेटेड एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रीच आउट टू मानस डिफेंस एकेडमी। आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वट एवर यू वॉन्ट, क्योंकि जब तक आप कन्वर्सेट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हाउ टू नेगोशिएट विद यू गाइस। तो वी नीड टू हैव दैट एज वेल। पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, वट एवर द इंफॉर्मेशन यू वांट वी हैव इट हियर। ठीक है, और एट द सेम टाइम सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मोटिवेशंस जारी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम्स है, यूपीएससी के सवाल कैसे आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डिफेंस क्लियर करना है तो यू नीड टू हैव अ फोकस एंड अ ड्रीम एज वेल फॉर दैट, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे क्लियर करना है कि पेन पॉइंट्स मैंने अभी बताए, जैसे आपको स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में आयनोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। राइट, रेस्ट ज्योग्राफी की एक सीरीज आने स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगी। आप अब बच्चे हैं, आप बच्चे पूछते हैं कि ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस है। ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री का फिर भी नहीं है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रीजन ये है कि आप मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद भी आपके ज्योग्राफी ही काम आएगी। मैप रीडिंग्स, ग्रिड रेफरेंसेस, ठीक है, कैसे कैलकुलेशंस करना है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में आएंगी। कैसे वेदर को पहचानना है, इक्विपमेंट्स है तो कैसे देखना है, इक्विपमेंट्स नहीं है तो क्या करना है, ये सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी में आती है। इसीलिए बच्चे पूछते हैं क्यों पढ़ना। पढ़ना है क्योंकि ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम, जैसे जेट्स के बारे में हो गया, एट द सेम टाइम ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, और इसीलिए ज्योग्राफी की जरूरत है। पॉलिटी की जरूरत है क्योंकि आपकी कानूनी व्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कानूनी वहां पे कार्रवाई या फिर आंदोलन नहीं करना, आपने कैसे उसको सेटल डाउन करना है जब ऐसी प्रॉब्लम रेज होती है, ये बहुत ध्यान में रखिएगा। फौज में चले जाते हैं लेकिन ये हम ध्यान में नहीं रखते, हम अपनी ही मांगों में करने लग जाते हैं। पर गवर्नमेंट सर्विस है, हम मांगे नहीं, हम औरों की मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे पेन पॉइंट्स की वीडियोस हम बीच बीच में लाते रहेंगे, बट रुझान दिखाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें ये पता चलेगा कि कहां कहां तक पहुंच रहा है। और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट ये सब नहीं कर सकते हैं, लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो कमेंट सेक्शन में एक ड्रॉप डाल दीजिए। पसंद आया, नहीं आया, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, कुछ कंप्लेन्स, कुछ सजेशंस, कुछ अप्रिशिएशंस, प्लीज डू ड्रॉप, डू पुट। इससे हमें पता लगता है कि हाउ इज इट गोइंग एंड इट हेल्प्स अस। ठीक है, आज के डेट में इंटरनेट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, सबको लगता है मनी मिंटिंग है। ऐसा नहीं है, हर कोई चीजें मनी मिंटिंग नहीं होती है, और वही चीज, हर कोई चीजें जो चमक रही है वो सोना नहीं होती है। तो बच्चों, ये बहुत ध्यान रखना कि कैसे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई बेसिक सी चीज भी आपको बड़ी बात बता के चले जाएगा, और कोई बड़ा आदमी भी कुछ चीजें आपके लिए परेशानी का कारण बन के चले जाएगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि
वो किस लेवल पे है, ये जरूरी होता है कि उसकी बातें, उसके दिमाग, उसकी नॉलेज कितना और किस लेवल पे है। ठीक है, चलिए थर्मोस्फीयर की बात करें तो थर्मोस्फीयर इंक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीजेस इन थर्मोस्फीयर, द टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन हाइट। थर्मो है, थर्मोस्फीयर है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर थर्मोस्फीयर में देखा जाए तो दो पार्ट है, यहां पे तो इंक्रीज हो ही रहा है बट यहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, डेंसिटी इज वेरी लो and there is nothing, you will not feel anything over here, ठीक है, but the temperatures increases rapidly with the increase in height। ionosphere की अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक with the different kind of layers की अगर हम बात करें तो it reflects the radio waves। अगर इनिशियल लेयर की बात करें तो लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, बाकी मीडियम और हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन अगर जितना जितना ऊपर जाएंगे तो मीडियम और हाई को भी वो रिफ्लेक्ट बैक करने लग जाता है। बट वन कंडीशंस, सोलार रेडिएशन की जरूरत होती है इसको, एनर्जी या हीट की, तब जाके ही ये रिफ्लेक्ट बैक कर पाएगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब शाम को नहीं रिफ्लेक्ट करता। अब आप बोलेंगे शाम को तो रेडियो चलता है, ऑफ कोर्स वी हैव सैटेलाइट नाउ, ये पिछले बार पहले की बात थी, अब तो हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, एक्सोस्फीयर की बात करें तो अभी हमने बात की थी टेम्परेचर की, तो सी इन टेम्परेचर 5568 डिग्री सेल्सियस, बट वी नेवर फील इट बिकॉज द डेंसिटी और देयर इज नथिंग, बेसिकली द डेंसिटी एट सच हाइट इज एक्सट्रीमली लो एंड रेयरफाइड, बहुत ज्यादा रेयर है। ठीक है, एंड द एटमोस्फियर रिजेंबल्स अ नेब्यूला। नेब्यूला के बारे में अगर बात करते हैं तो यू नो व्हाट इज नेब्यूला, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगा कि नेब्यूला कैसा दिखता है। बेसिकली इट्स जस्ट पार्टिकल इन स्पेस एंड यू नो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स एंड ऑल इज बीइंग टेकिंग प्लेस। अभी हमने पार्टिकुलेट मैटर क्या बात किया था, वैसा ही थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए एक्सोस्फियर्स की तो हम बात कर ली, अब हम आ गए स्पेस में, और स्पेस में एक आ जाता है हमारा रेडिएशन बेल्ट, और ये एक महान हस्ती वैन एलन्स रेडिएशन बेल्ट, दो तरफ से टू साइडेड बेल्ट है ये हमारा, राइट। ठीक है, सो वी हैव टू बेल्ट्स हियर, एंड यहां पे क्या है कि जो अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, द गैसेस, इट्स गैसेस राइट, कुछ मिसिंग है, द गैसेस स्टार्ट गेटिंग आयनाइज्ड, क्योंकि ऑब्वियसली हीट है, एनर्जी है, रेडिएशंस है, तो द गैसेस गेट आयनाइज्ड, और जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी आयनाइजेशन की, क्योंकि हीट इज देयर, राइट। सो वैन एलेंस बेल्ट दैट प्रोटेक्ट्स अस दोनों साइड से, वी हैव दिस। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस, इनर रेडिएशन बेल्ट, आउटर रेडिएशन बेल्ट, इनर रेडिएशन बेल्ट, आउटर रेडिएशन बेल्ट। ठीक है, दो लेयर हो गए हमारे, एक लेयर ये हो गया, वन लेयर एंड टू लेयर्स इज हियर। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम दीज हाई एनर्जी पार्टिकल्स होल्डिंग द इनकमिंग प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने ज्यादा आयोनाइज्ड हो जाते हैं कि इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नहीं हुआ है तो मानस डिफेंस एकेडमी छोड़ेगा नहीं, उसको आगे क्लियर करने की कोशिश करेगा, बट हमें यह पता होना चाहिए कि आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आजकल लद्दाख साइड में भी हमें देखने को मिल रहा है, ऑरोरा एंड मैग्नेटिक स्टॉर्म्स। अगर ऑरोरा की बात करें तो इट्स ए लिमिनस फेनोमेना, हमने देखा ही है, जहां पे सन का रेडिएशन या हीट एनर्जी लेस हो जाता है वहां पे ऑरोरा मिलता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये रहा, द ऑरोरास हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द सोलर एक्टिविटी। ठीक है, सनस्पॉट या फिर अगर सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें साइकिल की, देन डेफिनेटली व्हेन इट इज लेस, ऑरोरा एंड बोरियोलिस इज हाई। नाउ ऑरोरा बोरियोलिस इज कॉल्ड इन नॉर्थ and aurora australis is called in southern hemisphere, northern hemisphere में aurora borealis, so for us it is aurora borealis, और southern hemisphere में जो इक्वेटर से ऊपर की बात करें हम तो that is northern hemisphere, तो definitely that is aurora borealis, और हम इक्वेटर से नीचे की बात करें तो aurora australis। ठीक है, so luminous phenomena observed in the atmosphere in high latitude region when charged particles from the sun enters into the earth's magnetic field, the aurora is produced, visible in both northern and southern hemisphere, northern में borealis, southern में australis। 20 डिग्री अगर हम latitudes की बात करें तो 20 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स, तो डेफिनेटली अगर हम एक वो ले लें, सो समवेयर हियर, यहां से
समवेयर दीज साइड्स ऑफ जोन्स, ठीक है, अपर साइड्स पोल्स में बेसिकली अगर 20 डिग्री की अगर हम बात करें तो कहाँ पे 20 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स, दोनों तरफ है ना, 20 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हम अगर बात करते हैं तो 20 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स बेसिकली कहाँ लाई करता है, दैट इज कनाडा ऑफ कोर्स वी नो, और रशिया, ग्रीनलैंड, ठीक है, अपर पार्ट में, देन डेफिनेटली देयर वील फाइंड ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑस्ट्रेलिस अ लॉट, बट आजकल थोड़ा बहुत लद्दाख में भी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लद्दाख में कैसे दिख रहा है ये चीजें, क्योंकि ये तो 20 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक पोल्स की बात कर रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी हियर लाइट पिक्चर में, दिस इज ऑरोरास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोरियोलिस, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिस, एंड हाउ इट लुक्स इज this scattering of light when the solar sunspots or solar energy and radiations is less, aurora borealis or australis is more or active, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म की। ऑब्वियसली ये रेयर फेनोमेना है, टेम्पररी फेनोमेना, जहां पे सन फ्लेयर्स और सन स्पॉट्स की वजह से आपके मैग्नेटिक एरियाज डिस्टर्ब हो जाते हैं, बेसिकली दी पोल्स एरियाज, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे डिस्टर्ब दी रेडियो एंड टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन एंड मैग्नेटिक सर्विस। ये कभी कभी हम फील करते हैं, ये स्टॉर्म होता है बिकॉज लाइक टेम्पररी फेनोमेना है, सोलर रेडिएशन, फ्लेयर्स और सनस्पॉट की वजह से समटाइम्स दे डिस्टर्ब्स दी रेडियो एंड टेलीग्राफिक कम्युनिकेशंस, राइट। I hope I have made you clear some of the basic concepts of geography, ठीक है, and that is it for the day. Next topic में हम लाएंगे insolation and heat budget। ये आपको ऑलरेडी पता है, लाइक कि there are formats, like अगर हम बात करें तो conduction, ठीक है, रेडिएशंस, कन्वेक्शंस, नॉन कन्वेक्टिव के बारे में हमने बात कर ली थी, बट यहाँ पे कन्वेक्शन या कन्वेक्टिव या फिर कंडक्शन, हाउ हीट्स बीइंग स्प्रेड, रेडिएशंस, राइट। तो टॉपिक का नाम ही है इंसोलेशन एंड हीट बजट। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए हम वो लेके आएंगे टॉपिक। आई होप द टॉपिक इज बीइंग क्लियर। इफ देयर इज एनीथिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इफ यू like it, if you really want to share it with someone, share it, subscribe it so that we know about it. If you don't like it, put it in the comment or do any sort of things that will help us to improve. I will see you in the next class. कोई भी सवाल हो, कोई भी questions हो related to this, do let us know. We have tried our best to bring you the best, right? And that is our motive. So जहां पे जितनी टॉपिक और जितने पॉइंट्स के बारे में आपको जानना था वो I have made you clear. Still, if there is something that you're really looking for, then please do let us know. Do let me know. We'll get into that part as well, right? So I will see you in the next class with good topics. ज्योग्राफी की तो हमने बात कर ही ली है, हिस्ट्री और पॉलिटी की भी आने वाली है, ठीक है, तो उसमें भी one by one जाएंगे. If there is something that we can improve and you did not like, definitely let us know. Yeah, there are some 19-20 तो रहते ही हैं हर चीज़ों में। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको कितना समझ में आया, आपको कितनी चीज़ें दिखी और क्या वो बेनिफिशियल थी या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर, राइट। सो आपको कितना समझ में आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डू लेट अस नो that how we can improve. Yes, there are a lot of things I believe, but if you have got the point, then I believe rest of the things are not an important concepts. What's important is आपकी पढ़ाई। यही चीज एसएसबी का भी है। प्लीज फिल्टर करने की कोशिश करिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं that occupies your mind, but you need to filter that what is important and what is not, where you are getting the right thing and where you are not, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी वही बात बोलूंगा फालतू की चीजें हैं, ठीक है। Obviously we are also not so expert, but the thing is that we try. So who tries, they are best. Who already have things, who don't improve, I believe they are stagnant, and stagnant water always stinks. Thank you. Jai Hind. I'll see you in next video.